नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऋग वैदिक काल को पढ़ा था जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। ऋग वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल के निर्माता वही आर्य लोग थे। आर्य लोग थे। इनका विस्तार ऋग वैदिक काल में देखा था। इनका विस्तार वहां पंजाब तक था, लेकिन यहाँ पे पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में पड़ता है यहाँ तक, और दिल्ली गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तक इनका विस्तार हो चुका था। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाती है, जिस कारण से पूरे समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है पूरे समाज पर। चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो और सामाजिक जीवन हो, पूरे समाज पर क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है लोहे की खोज से। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज की गई थी। तो कहाँ से की गई थी? उत्तर प्रदेश का एटा जिला है, वहां एक जगह है अतरंजी खेड़ा। तो आप ध्यान रखना है आपको, अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है, यहाँ से सर्वप्रथम लोहे को खोजा गया था। तो इस लोहे की खोज ने क्या क्या प्रभाव डाले, आइए देखते हैं राजनीतिक जीवन पर। और उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में क्या अंतर देखने को मिलता है, हम जो है आइए देखते हैं। ऋग वैदिक काल में हम लोग ने पढ़ा था कि कुल कुल से ग्राम बना, ग्राम से विश्व, विश्व से जन। तो वहां कबीलाई जीवन था। ऋग वैदिक काल में कैसा जीवन था? कबीलाई जीवन था। लेकिन यहाँ पे कबीलाई जीवन था, उनका ढांचा जो है कबीलाई ढांचा टूटा और क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया। जन का स्थान जनपद ले लिया। जन जिसका मुखिया राजा होता था, जन का राजा मुखिया होता था ऋग वैदिक काल में, उसका स्थान जनपद ने ले लिया। जैसे भरत जन और कुरु जन मिलकर कुरु जनपद बनाते हैं। ये दो जन थे, भरत जन, और ये कबीले थे, भरत कबीला और कुरु, यानी कि भरत जन और कुरु जन ने मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया। ठीक है। उसके बाद ऋग वैदिक काल में क्या होता था? युद्ध गाय के लिए होता था, यानी कि गाय को न मारने योग्य पशु यानी अगन्य कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर नहीं था। उत्तर वैदिक काल में युद्ध जो है गाय के लिए ना होकर क्षेत्र यानी भूमि विस्तार के लिए होने लगे। लोहे की खोज हुई। हथियार पहले क्या था? तांबा, कांसा, टीन, इन सभी जो मजबूत कम थी धातुएं, लेकिन लोहे की खोज के बाद मजबूत हथियार बनने लगे, जिससे जो है ये लोग क्षेत्र के लिए युद्ध करने लगे। सभा और समितियां आपने पढ़ा था, राजा की सहायता के लिए सभा, समितियां, विदत जैसी संस्थाएं होती थी, तो उन पर जो है सभी का अधिकार था। तो यहाँ पर जो सभा और समिति थी, इस पर राजा, पुरोहित और धनी लोगों ने अधिकार कर लिया। किस पर? सभा और समितियां जो राजा की सहायता के लिए होती थी, एक संस्था होती थी, उन पर जो है राजाओं और पुरोहित और धनी लोगों का अधिकार हो गया। विदत विदत जो संस्था थी, इसको समाप्त कर दिया गया। ये आम लोगों की सभा थी, इसको जो है समाप्त कर दिया गया। स्त्रियों को सभा और समिति से बहिष्कृत कर दिया गया, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। स्त्रियां जो है सभा और समिति में भाग ले सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनको जो है बहिष्कृत कर दिया गया। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया, उसकी राज्य क्षेत्र विस्तार हुआ। इस तरीके से वह बहुत ताकतवर हो गया और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। आपसे पूछा जाता है राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में होती है, तो उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी, उस समय सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी, लेकिन यहाँ पर उच्च अधिकारी बने राजा की ये सब, इसमें राजा पुरोहित जो बड़े बड़े धनी लोग थे उनका अधिकार हो गया। और राजा की जो
मेन जैसे राइट हैंड होता है ना, आपने मूवी में देखा होगा, खास आदमी। तो उसी तरीके से राजा की सहायता करने के लिए जो उच्च अधिकारी होते थे, बहुत खास होते थे, ये 10-12 जो होते थे, उनको रत्नीन कहा जाता था। राजा की सहायता करने के लिए जो प्रमुख अधिकारी या उच्च पदाधिकारी या होते थे, उन्हें रत्नीन कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 12 थी। ध्यान रखना, राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी को रत्नीन कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 थी। कर व्यवस्था का विस्तार हो गया। यहाँ पे कर व्यवस्था का विस्तार होता है। पहले जो स्वेच्छा से दिया जाता था, ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो है ये कर जो है नियमित कर दिया गया है, आपको देना ही होगा। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, किसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। राजा कोई अस्थाई सेना नहीं रखता था। ऋग्वैदिक काल में भी राजा जो है अस्थाई सेना नहीं रखता था, और उत्तर वैदिक काल में भी। तो सेना से में कोई बदलाव नहीं आया, वहां भी अस्थाई सेना नहीं थी, और उत्तर वैदिक काल में भी अस्थाई सेना नहीं थी। तो आइए देखते हैं सामाजिक जीवन में। जो सामाजिक व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था थी। यहाँ भी वर्ण व्यवस्था है और वहां भी थी। बदला क्या था वर्ण व्यवस्था में? वहां कर्म पर आधारित थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पर जन्म पर आधारित हो जाती है। तो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गई। वहां पर था, जो उस ब्राह्मण अगर है कोई, अगर वो उसको ज्ञान नहीं है तो वो शूद्र का काम कर सकता था ऋग्वैदिक काल में। अगर कोई शूद्र है, उसको ज्ञान है, तो वह ब्राह्मण का काम कर सकता था। लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा। यहाँ पर जन्म पर, अगर आप शूद्र के घर में जन्मे हैं तो आप शूद्र ही रहेंगे, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलेगा। आप सिर्फ दूसरों की सेवा करने के योग्य होंगे, कितना भी ज्ञान आपके पास हो। तो यहाँ पर कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो जाती है वर्ण व्यवस्था। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख, किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। और चारों वर्णों का उल्लेख हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किसमें? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है चारों वर्णों का उल्लेख। वो चारों वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, जांघों से और चरणों से उत्पन्न हुए थे। तो ऐतरेय ब्राह्मण में इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का, यानी इनका क्या कार्य होगा, उनका वर्णन मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। इनको द्विज कहा जाता था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। इन तीनों को जो है उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। ये जो है उपनयन संस्कार का मतलब है इनके जो बच्चे होंगे वो जो है वेद, जो भी पढ़ाई लिखाई के माध्यम होंगे वही करेंगे, और शूद्र के बच्चे शूद्र ही रहेंगे, उनका काम होगा दूसरों की सेवा करना। तो उपनयन संस्कार का मतलब होगा पढ़ाई लिखाई, यज्ञ, कर्मकांड में जो भी भाग लेंगे इन्हीं के बच्चे लेंगे, इनको अधिकार था। जबकि शूद्र जो है, चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्र का कार्य है अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, क्षत्रिय की सेवा करना और वैश्य की सेवा करना। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है। 4 आश्रम देखने को मिलते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 0 से 25 वर्ष के लिए होता है। इसमें जो है जब 0 से 25 यानी आप 25 साल तक के हो जाते हैं, तब तक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आप जंगल में रहते हैं अपने गुरु के पास। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक आपकी शादी हो जाती है, आप जो है पारिवारिक जीवन या सांसारिक जीवन में बंधे रहेंगे। ठीक, पारिवारिक जीवन बिताएंगे या सांसारिक जीवन में बंधे रहेंगे। वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 साल तक के लिए था। इसमें आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और ध्यान करेंगे। ध्यान रखना है 50 से 75 मनन, चिंतन और ध्यान करना है वानप्रस्थ आश्रम में। चौथा है सन्यासी आश्रम। इसमें 75 से 100 वर्ष तक मोक्ष हेतु आप तपस्या करेंगे, यानी तपस्या
करेंगे और अपने मृत्यु का इंतजार करेंगे मोक्ष पाने के लिए। तो 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। 3 ऋण के बारे में बात की गई है। वो ऋण कौन कौन से? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो 3 ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ठीक है। यहाँ पे स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिलती है। ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिलती है। कैसे? क्योंकि सभा और समिति से इनको बहिष्कृत कर दिया गया। इससे हमें पता चलता है कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। और मैत्रेयी संहिता है, मैत्रेयी संहिता में स्त्री को जुआ और शराब की भांति, मैत्रेयी संहिता में स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। किसमें? मैत्रेयी संहिता में। इन सब चीजों से हम देखते हैं कि स्त्रियों की दशा ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है। गोत्र शब्द, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो उत्तर वैदिक काल। गोत्र शब्द यानी कि गोत्र जहां गायों को इकट्ठा रखा जाता था, वहीं से गोत्र शब्द की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। हालांकि उत्तर ऋग वैदिक काल में भी विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है, 4 आश्रम व्यवस्था, स्त्रियों की दशा में गिरावट आती है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति होती है, मैत्रेयी संहिता में स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आए। मुख्य व्यवसाय हो गया कृषि, जबकि ऋग वैदिक काल में क्या था? कृषि भी थी, लेकिन नाम मात्र की कृषि होती थी। वहां पे मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। लेकिन लोहे की खोज हो जाने के कारण लोहे के हल बनाए गए, जुताई होने लगी। इसी कारण से खेती को जो है बहुत महत्व दिया उत्तर वैदिक काल के लोगों ने। यहाँ की मुख्य फसलें थी धान और गेहूं। आपसे पूछे उत्तर वैदिक काल की मुख्य व्यवसाय, उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। मुख्य फसल धान और गेहूं थे। काठक संहिता में बताया गया है 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। किसमें? काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? काठक संहिता में। सामान्य लेन देन के लिए वस्तु विनिमय, यानी कि आप नॉर्मली किसी से कुछ ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जो है वस्तु विनिमय यानी कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। ध्यान रखना है। सिक्के का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में सिक्के का प्रचलन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर निष्क, शतमान, पाद और कृपण जैसी माप की इकाइयां हैं। क्या थी? निष्क, शतमान, पाद और कृपण जैसी माप की इकाइयां देखने को मिलती हैं। उत्तर वैदिक काल के लोग लाल मृदभांड यानी लाल रंग के बर्तन जो है सर्वाधिक प्रचलित थे उत्तर वैदिक काल में। हालांकि देखने को मिला है ऋग वैदिक काल में भी कि ये लोग जो है बर्तन पर लाल रंग का पेंट करते थे। तो लाल रंग के मृदभांड, मृद मतलब मृदा और भांड मतलब बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन पर सर्वाधिक प्रचलित थे लाल रंग के बर्तन। उद्योगों का विकास हो गया इसी काल में। उत्तर वैदिक काल में जब खेती होने लगी, खेती से जो खाने से बचने लगा उसका व्यापार करने लगे, तो उद्योगों का विकास होता है यहाँ पे और विदेशी व्यापार होने लगता है। कई उद्योग आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उद्योगों का विकास हुआ और विदेशी व्यापार होने लगता है। आइए देखते हैं धार्मिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। इसको आदमी कराने लगा, यज्ञ कराने लगा, कर्मकांड करवाने लगा अपने घर में बड़े पंडितों को बुलाकर। इसको कराने का उद्देश्य क्या है? अगर कोई आदमी इस उद्देश्य से कराता था कि हम भौतिक सुखों की प्राप्ति कर लेंगे, यज्ञ और कर्मकांड इसलिए कराता था, इसका उद्देश्य क्या समझता था कि हम भौतिक सुखों के, यानी हम सारे सुख प्राप्त कर लेंगे ये यज्ञ करवा के और कर्मकांड करवा के।
तो इसका उद्देश्य कैसा था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। यहाँ पर प्रजापति, विष्णु, रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हुए। और ऋग वैदिक काल में कौन थे? एक अग्नि थे, इंद्र थे, वरुण थे, ये सब देवता महत्वपूर्ण थे। लेकिन यहाँ पर प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित होते हैं। इसमें प्रजापति सबसे प्रमुख देवता थे। तो सृजन के देवता कौन है? प्रजापति। इनको जो है सर्वोच्च स्थान मिला था। तो आपसे पूछा जाए उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता, तो प्रजापति हैं। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता तो भगवान इंद्र हैं। ध्यान रखना है। यहाँ पे 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई। जैसे ब्रह्म विवाह होता था, दैव विवाह होता था, आर्य विवाह होता था, असुर विवाह होता था, राक्षस विवाह होता था, पिशाच विवाह होता था, गंधर्व विवाह होता था। ऐसे ऐसे 8 विवाह प्रचलित थे उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पर यज्ञ होने लगे थे। जैसे राजसूय यज्ञ होता था। ये कब होता था? राज्याभिषेक के समय, यानी जब राज्यारोहण होता था, राज्य का अभिषेक, कोई राजा बनता था, तो राजसूय यज्ञ होता था। नाम से पता चल रहा है कि राजसूय यज्ञ कब होगा? राजा अभिषेक के समय। अश्वमेध यज्ञ कब होता था? राज्य विस्तार के लिए। आपने देखा होगा भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसमें जो घोड़ा छोड़ा गया था, लव और कुश ने उसको पकड़ लिया था। तो अपने राज्य विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ते हैं, जहां तक जाता है। अगर कोई दूसरा राजा उसे पकड़ लेता है तो उसको युद्ध करना पड़ता है, नहीं तो अपनी जगह जो है उसको राजा को दे देनी पड़ती है। सीता यज्ञ कब होता था? कृषि प्रारंभ करने से पहले। हम कृषि प्रारंभ करने से पहले जो है कौन सा यज्ञ करते थे ये लोग? सीता यज्ञ। कुछ भारतीय दर्शन है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। जैसे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की रचना कपिल मुनि द्वारा की गई। न्याय दर्शन की रचना गौतम ऋषि द्वारा की गई। योग दर्शन की रचना पतंजलि, जो हमारे योग करवाते हैं। आजकल पतंजलि का बहुत सारा प्रोडक्ट आने लगा है। तो सांख्य दर्शन की रचना कपिल मुनि द्वारा, न्याय दर्शन की रचना गौतम ऋषि द्वारा, योग दर्शन की रचना पतंजलि ऋषि द्वारा, और वैशेषिक दर्शन की रचना कणाद द्वारा, उत्तर मीमांसा की रचना बादरायण द्वारा, पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी द्वारा। वैशेषिक दर्शन की रचना कणाद द्वारा, उत्तर मीमांसा बादरायण द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा। तो देखा आप लोगों ने, हम लोग उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व है, उसके विस्तार, लोहे की खोज, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखें, तभी ये ज्यादा वीडियो समझ में आएगी। दोस्तों, कमेंट जरूर करिए क्लास कैसी लगी। अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।